नैब के अफसरान से लेकर उनके रिश्तेदारों तक कैसे ब्रॉडशीट और नैब के मुआहदे से सबने फायदा उठाया, आए रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। पहले तफसीलात सामने आई कि नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने किस तरह ब्रॉडशीट के हक में गवाही दी, उनके लिए खिदमात पेश कर दी। और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि फारूक आदम खान के बेटे ने भी खुफिया तरीके से ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम किया। तफसीलात के मुताबिक फारूक आदम खान के बेटे को डेविड ऑर्चर्ड नामी शख्स ने मुलाजमत पर रखा और ये वही शख्स था जो डॉक्टर पेपर के साथ ब्रॉडशीट की पेरेंट कंपनी ट्रूवो को एडवाइस करता था। सिर्फ यही नहीं, नैब ने ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहिदा किया उसके लिए मुतालिका वजारतों की मंजूरी भी नहीं ली गई और ब्रॉडशीट ने नैब की ही इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन टारगेट्स पर दावे कर दिए जिनके हवाले से वो कोई नताइज ही नहीं दे सका। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह जो इस मामले पर 2018 से हकाइक सामने ला रहे हैं, वो मजीद हकाइक सामने लाए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 में बनने वाले नैब के चेयरमैन जनरल अमजद ने 2016 में लंदन की अदालत के सामने नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान पर ज्यादा भरोसा करने पर अफसोस का इजहार किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक फारूक आदम खान को वजारत कानून और वजारत खजाना से मंजूरी लेनी थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। और बाद में पता चला कि फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम करता था। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चेयरमैन जनरल अमजद ने प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान को यह टास्क दिया था कि वो नैब की जानिब से एक मौजू मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करें और मुआहिदा सिर्फ उन असासों से मुताल्लिक हो जो पाकिस्तान से बाहर है, उन असासों से मुताल्लिक ना हो जो पाकिस्तान में है, ताकि ब्रॉडशीट पाकिस्तान में रिकवर होने वाले असासों पर दावा ना कर सके और सिर्फ 20% हिस्सा उन असासों की रिकवरी से मांगे जो बैरून मुल्क हैं। तफसीलात के मुताबिक जनरल अमजद ने लंदन की अदालत के सामने ये बात तस्लीम की कि जब ट्रूवो कंपनी के बजाय ब्रॉडशीट से मुआहिदे पर दस्तखत हो रहे थे तो उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया और ये भी कहा कि उन्हें बहुत देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि शायद उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। तफसीलात के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में ये बात देखने में आई है कि उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल अमजद ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए फारूक आदम खान का इंटरव्यू किया था। जनरल अमजद और फारूक आदम खान दोनों लॉरेंस कॉलेज से पढ़े हुए थे, जबकि फारूक आदम खान पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा बने और बाद में 1965 की पाक भारत जंग के बाद उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया था और 1974 में उन्हें अटक कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर नाकाम फौजी बगावत के जुर्म में जेल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने वकालत की तालीम हासिल की और फिर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अमजद ने अदालत में यह बात तस्लीम की कि उन्होंने ब्रॉडशीट को बिना किसी किराए के पाकिस्तान में दफ्तर दिया, सहूलियात दी, मालूमात तक रसाई दी, मुतालिका दस्तावेज़ात दे दिए, इस उम्मीद पर कि ब्रॉडशीट असासों को ट्रेस करके ठोस इक़दाम करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रॉडशीट ने अपनी अहलियत और वसाइल के हवाले से गलत बयानी की थी। तफसीलात के मुताबिक जनरल अमजद ने लंदन हाई कोर्ट के जज को कहा कि असासों की रिकवरी के हवाले से कुछ टारगेट्स दूसरों से ज़्यादा अहम थे। प्राइम टारगेट नवाज शरीफ, उनका खानदान, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो थे। यानी नैब के उस वक्त के चेयरमैन कह रहे हैं कि मुआहिदा ही मुतालिका वजारतों की मंजूरी के बगैर हुआ, ब्रॉडशीट ने धोखा दिया, गलत बयानी की। और ये तफसीलात भी सामने आई कि नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान खुद भी ब्रॉडशीट के लिए बाद में खिदमत सर अंजाम देते रहे, उनके हक में फिर गवाही देते रहे और उनके बेटे भी ब्रॉडशीट से जुड़े लोगों के लिए काम करते रहे। ब्रॉडशीट का मामला जहां एहतसाब के नाम पर पैसे बनाने के स्कैंडल के तौर पर सामने आ रहा है, वहीं मफादात के टकराव के हवाले से भी ये एक मिसाली केस बन चुका है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बना दिया है। अपोजिशन ने उसकी मुखालफत कर दी है और जस्टिस अजमत सईद से मुतालबा किया है कि वो खुद इस मामले से पीछे हट जाएं। हुकूमत ने जस्टिस अजमत सईद का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है और कल इस हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर शाया हुई कि हुकूमत ने अब तक इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी पर तनकीद के बाद खुद हुकूमती रहनुमाओं में भी इस हवाले से तफरीक पाई जाती है। हुकूमत के कुछ लोगों का ख्याल है कि जस्टिस अजमत सईद को एतमाद में लेकर इस हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए और कुछ हुकूमती रहनुमाओं का ख्याल है कि इस तनाज़े में पड़ना खुद हुकूमत और जज के मुफाद में नहीं होगा। खबर के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी को अदालत में मफादात के टकराव के नाम पर चैलेंज किया जा सकता है, जो न सिर्फ जज बल्कि अदलिया के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। खबर के मुताबिक जस्टिस अजमत सईद के करीबी ज़राए ने बताया है कि जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी से पहले उनकी रजामंदी ले ली गई थी और जस्टिस अजमत सईद आज इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे ताकि कमेटी के दीगर मेंबरान का नाम फाइनल किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक कमेटी के रुकन के लिए हुकूमत सीनियर वकील अली जफर के नाम में दिलचस्पी रखती थी, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि उन्हें नामजद ना किया जाए क्योंकि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम के चेयरमैन हैं और सिफारिश की कि इलेक्शन कमीशन के साबिक सरबरा फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के बेटे जाहिद इब्राहिम को नामजद किया जाए। अब अहम बात यह है कि जाहिद इब्राहिम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर इस्तीफ़ा दे दिया था और गुज़िश्ता दिनों हमारे ही प्रोग्राम में ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक उन्होंने राय देते हुए कहा था
कि इस स्कैंडल में मुजरिम वही हैं जिन्होंने ये मुआहदा किया था और शफाफ तहकीकात के लिए ऐसे लोगों को नामजद किया जाए जिनकी इंटेग्रिटी पर भरोसा किया जा सके। अब देखना होगा कि हुकूमत कब इस इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करती है और कमेटी के दीगर अराकीन कौन कौन होंगे।